प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ विवेक कुमार हैं, समाजशास्त्री जेएनयू से। डॉक्टर कौशल मिश्रा जी हैं, आप सदस्य हैं यूथ फॉर इक्वलिटी। आप लोग जाने जाते हैं आरक्षण का विरोध करने के लिए। अब द्विवेदी जी आपके नए नेता बन सकते हैं। नलिन कोहली बीजेपी के नेता हैं, युवा नेता हैं। पीएल पुनिया साहब आप सांसद हैं कांग्रेस के, और संयोग से इस प्रोग्राम के लिए संयोग से कि आप SC/ST कमीशन के चेयरमैन भी हैं। और हमारे साथ एक और खास मेहमान हैं जो हैदराबाद आंध्र प्रदेश डिक्की के प्रेसिडेंट हैं, रवि कुमार नर्रा साहब। शायद आप ही ये दौड़ का आयोजन करते हैं, तो हम सबके पास बारी बारी से आएंगे। पीएल पुनिया साहब, आपने ये जो जाति व्यवस्था, जाति के आधार पर आरक्षण समाप्त कर आर्थिक आधार पर आरक्षण की जो खतरनाक बात सुनी है द्विवेदी जी से, आप सहमत हैं उनसे? देखिए, जनार्दन द्विवेदी जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और हम सबको मार्गदर्शन देते हैं। लेकिन जो उन्होंने बात कही है वो राहुल जी के मैनिफेस्टो में सम्मिलित करने के लिए उन्होंने सुझाव दिया है, लेकिन आरक्षण जाति के आधार पर ना दिया जाए, केवल पिछड़ापन के आधार पर, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी की ये नीति नहीं है। कांग्रेस पार्टी का कमिटमेंट है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग को जब तक गैर बराबरी, सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी खत्म नहीं हो जाए, तो वो एक माध्यम है ये सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी खत्म करने का, वो जारी रहेगा। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में मैं आपको ले जाना चाहूंगा कि जब सेपरेट इलेक्टेड की बात आई, गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान में विरोध हुआ और पूना पैक्ट साइन हुआ। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उसमें पहल की थी और उसके 24 सितंबर 1932 को ये साइन हुआ। उसके अगले दिन बंबई में हिंदू सम्मेलन हुआ, उसमें इसकी पुष्टि हुई। उसमें दो बातें थी। एक तो ये कहा गया स्पष्ट रूप से कि ये समझौता व्यक्ति जिन्होंने दस्तखत किए उनके बीच का नहीं है, बल्कि दो समाज के बीच का है। एक डिप्रेस्ड क्लासेज और नॉन डिप्रेस्ड क्लासेज। 25 सितंबर दूसरी बात कही थी, अंबेडकर ने मुंबई में हिंदू सवर्णों की एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें कहा था कि क्या आपकी भावी पीढ़ियां भी इस समझौते का सम्मान करेंगी, तो सबने कहा था कि हाँ करेंगी। उसमें एक आरक्षण भी एक बात थी। हाँ, यही मैंने कहा। दूसरा ये था नहीं, आपने इतना कि अगर उसमें परिवर्तन किया जाएगा, जो हमारे सहयोगी ने बताया कि 29 अगस्त 1990 को आपकी पार्टी कांग्रेस कार्य समिति का एक प्रस्ताव है कि जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था की बजाय आर्थिक आधार पर देने की वकालत की गई थी। उसमें आप कह रहे हैं आपकी पार्टी कमिटेड भी है। कमिटेड, उसमें मैं किसी पे शक नहीं कर रहा हूं। क्या आपको लगता है कि ये राय पिछले आरक्षण को नए चश्मे से देखने का वक्त आ गया है? देखिए, कोई चीज स्थायी नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तो कहा था कि जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। ये भेद अगर खत्म हो जाए तो फिर अब उसके आगे बात ही नहीं। अगर दलित समाज के लोगों के पास जमीन नहीं है, साधन नहीं है, उद्योग नहीं है, कुछ नहीं है, केवल शिक्षा के माध्यम से नौकरियां पाने का केवल एकमात्र रास्ता है, और जो शिक्षा का माध्यम आपने बनाया है वो भी दो तरफा है, दो तरह का है। एक तो जो दलित समाज के लोग पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में, वहां पर शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं है, और आगे चल के आप कहेंगे अब तो सब बराबर हैं, आप भी BA पास हैं, आप भी BA पास हैं, तो न्यूज एंकर जिम्मेदार है, तो कम्पीट करें। इसके लिए न्यूज एंकर जिम्मेदार है। पूरा समाज जिम्मेदार है। मैं न्यूज एंकर की नहीं बात कर रहा। द्विवेदी जी ने बहुत लंबा वक्तव्य दिया है और उसमें उन्होंने कहीं नहीं कहा है कि उनके विचार का विरोध नहीं हो सकता है। आप भूल जाइए कि ये बात जनार्दन द्विवेदी ने कही है, क्योंकि आपको कल जाके फिर उनसे पार्टी मुख्यालय में मिलना भी है। पर मैं बहस के लिए चाहता हूं, दर्शकों के लाभ के लिए, क्या आप सचमुच उनके इस दलील से मानते हैं कि ये रिजर्वेशन जो है इसने एक नया वर्ण पैदा कर दिया है जिसमें उसी को लाभ मिलता है जिसको एक बार मिल चुका है, जो नीचे के तबके हैं उनको लाभ नहीं मिल रहा है, जो पिछड़े हैं उनमें जो सही पिछड़े हैं उनको नहीं मिल रहा, एक नया वर्ण बन गया है? ये कोई नई दलील नहीं है आरक्षण के विरोध में, ये पहले दिन से दी जाती है। फिर भी देखिए, ये उन लोगों की दलील है जिन्होंने कभी अनुसूचित जाति का जो पीड़ा है उसका अनुभव नहीं किया। वो इस वर्ग की समस्याओं से अनभिज्ञ हैं। वो सैद्धांतिक रूप से बात करते हैं, फिलॉसफी की बात करते हैं, लेकिन जो समाज से जो
गुजरा है, उसकी पीड़ा से गुजरा है, वो जानता है कि वो अभी समय नहीं आया है कि इसमें परिवर्तन किया जाए। अच्छा। सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी की बात बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा में भी की थी। और अभी जो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की बैठक हुई थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में, उन्होंने भी वही शब्द कहे कि सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी हम सब के लिए एक चुनौती है। तो वो उसको खत्म करिए ना, पहले उसकी बात करिए। अगर 1% लोग जब उसमें आए हैं नौकरी में, तो वही पीड़ा लोगों को नजर आती है, वही उनको सुहाता नहीं है। तो मैं समझता हूं कि वो वास्तव में वो पुरानी विचारधारा जो जातिगत आधार पर विचारधारा है, उसी से ग्रसित होकर बात करते हैं, जो वास्तव में इस समाज की समस्याओं को सुलझाने में दिलचस्पी कम और बाकी ज्यादा। इसी तरह की मिला जुला कर जो बातचीत है नलिन, आपकी पार्टी के भी नेता करते रहे। मतलब पार्टी के तौर पे तो आपकी भी पार्टी की वही लाइन है कि आरक्षण होनी चाहिए, लेकिन आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए। द्विवेदी जी यहाँ पर आर्थिक आधार के आरक्षण को अब नया विकल्प बना दे रहे हैं। पहले था कि एक मायावती भी कह रहे थे कि हम देंगे, आप भी कह रहे थे कि हम देंगे, और कांग्रेस भी कहती है कि मिलना चाहिए, जो मिला नहीं। फिर भी जो जनार्दन द्विवेदी ने कहा है, वो आपको लगता है कि वो एक सीरियस डिबेट के लिए वो अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, या राजनीतिक दलों में साहस है क्या करने के लिए? है क्या? ईमानदारी से ईमानदारी से बोलेंगे। और मुझे लगता है कि आज इस पे जब चर्चा हो रही अच्छी बात है, क्योंकि ये विषय ही ऐसा है, इस पर लोग चर्चा करना भी नहीं पसंद करते, क्योंकि संवेदनशील विषय है, इस पे पैशंस बहुत इग्नाइट होती हैं। लेकिन यहाँ इसके 3-4 एंकर है दोनों तरफ से। ऐसा है इस विषय पर, तो एंकर के साथ बोलने और विपक्ष में नहीं पिट जाता है एंकर। खैर, एंकर के साथ बोलने वाला आपके शो पर भी पिट सकता है, और मैं बातों तक ही नहीं इसको सीमित रख रहा हूं। लेकिन खैर, मुझे लगता है इसके 3-4 पहलू हैं। पहली बात है, क्यों उन्होंने ऐसा सडनली रेज किया, इसमें क्या राजनीति, उसको एक तरफ कर देते हैं, विषय पे रखते हैं। मुझे लगता है जो पूनिया जी एक बात कह रहे थे उसको आगे बढ़ाएं। ये विषय ये भविष्य की बात है, भारत के भविष्य के निर्माण से जुड़ा हुआ विषय है, इतिहास से नहीं। हम जानते हैं इतिहास में क्या क्या विषय है, क्यों आरक्षण हुए, सब समझते हैं। लेकिन इसके साथ एक दूसरा विषय, मुझे लगता है अवसरों की कमी। आज अगर देश में अवसर हो तो शायद, और अगर अपॉर्चुनिटीज हो तो शायद ये विषय ही ना उठे। क्योंकि हर व्यक्ति के पास अगर मतलब, और ये 70 साल लगभग होने जा रहे हैं। लाइन है ये। नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे हैं कि एजुकेशन फैसिलिटी फॉर ईच एंड एवरीवन, देन हु विल आस्क फॉर रिजर्वेशन। तो ये अवसरों की बात है। अवसर और आरक्षण, ये दोनों बहुत अलग अलग हैं। मैं जानता हूं दोनों है, लेकिन ऐसा है, रवि विवेक जी पकड़ के रखेगा, अवसर आरक्षण। इसको मैं एक और रूप से कह रहा हूं, यदि अगर आप एक बाल्टी पानी की बात करेंगे तो हर व्यक्ति मग के लिए लड़ेगा, और यदि उस पानी की जगह एक मतलब तालाब हो जाए तो हर आदमी बाल्टी। दुनिया में ऐसा कौन सी धरती पे जगह है जहां पर सबके लिए 100% अवसर है? देखिए, ऐसा किस आर्थिक नीतियों की व्यवस्था? नहीं, मैं आर्थिक, इससे एक मिनट हट जाइए। अगर आप बात करते हैं तो बेसिक मूलभूत सुविधाएं जो है उसकी गारंटीज कई देशों ने अचीव कर ली है। ये आज दिक्कत क्या है कि अगर आप स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, रहने की व्यवस्था की माफी चाहूंगा, मैंने आपको भटका दिया, लेकिन खैर, आप ये अवसर और आरक्षण की बात क्यों कर रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं, द्विवेदी जी की बात को दूसरे तरीके से कह रहे हैं? नहीं, उन्होंने एक विषय उठाया, और मैं इसका इस वक्त मतलब ऐसा है, क्यों उठाया उन्होंने ये द्विवेदी जी जानेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी होगी, उसके बाद ये होगा कि क्या उनकी ऑफिशियल पॉलिसी है, फिर मतलब आप फिर सवाल पूछेंगे भाजपा की क्या है, ये बात का विषय है। विषय जो उन्होंने उठाया, जो विषय हम डिस्कस आज कर रहे हैं, वो ये है कि क्या अपॉर्चुनिटी या रिजर्वेशन आर्थिक बेसिस पे होना चाहिए। हाँ, एक संभावना है, क्यों नहीं। एक और है कि क्या रिजर्वेशन को ब्लाइंडली समाप्त कर देना चाहिए, इस पे भी चर्चा की आवश्यकता है। मुझे लगता है, और मेरा ये व्यक्तिगत मत है, इसको मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, जनार्दन द्विवेदी टाइप। इसलिए क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल स्टैंड ले भी नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल, मैं वो चाहता भी नहीं। मैं चाहता हूं कि आप इस कम से कम दर्शक ये भी देखें कि बीजेपी में किस किस सोच के अलग अलग निजी हैसियत वाले लोग हैं। कह रहा हूं क्योंकि ऑफिशियल स्टैंड तब लिया जा सकता है जब एक पॉलिसी हो या कोई विषय हो सामने, पार्टी उस पर चर्चा करे गंभीर रूप से, एक स्टैंड बनता है। वैसे भी मेरा प्रोग्राम ऑफ रिकॉर्ड है। हाँ। नहीं, ऑफ रिकॉर्ड तो कोई एंकर होता नहीं है। नहीं, ये ऑफ रिकॉर्ड प्रोग्राम है, आप बढ़े। जॉन मेजर ने शायद बहुत बुरी रूप से उनको सीखना। नहीं, ये अवसर भाई, मेजर वजर को कोई नहीं जानता हमारे यहाँ। इसलिए मैं जो कह रहा था आपसे कि मुझे लगता है मध्यम, देखिए दोनों सच्चाइयां ऐसी भी हो सकती हैं कि आपका सत्य और मेरा सत्य मिले। ऐसा नहीं होता कि आपका सत्य बड़ा है और पर आपको वो बात ठीक लगती है। मुझे लगता है कि इस बात को जहां आर्थिक रूप से देख रहे हैं, मैंने खुद अपने कॉलेज में देखा है कि ऐसे व्यक्ति जो अच्छे परिवारों से आए, हमसे ज्यादा संपन्न परिवारों से आए, वो आरक्षण का बेनिफिट ले रहे थे। लेकिन ऐसे भी व्यक्ति जो बेचारे नहीं पहुंच पाते, उनको अवसर नहीं मिलता।
ये भी एक सच्चाई है। तो आप आज के दिन अगर आर्थिक वाले विषय को रखें तो कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई हो रही है कि किसके पास बीपीएल कार्ड है या किसके पास एक ये अवसर मिल रहा है इस एक रिजर्वेशन हो या कोई भी हो माध्यम से, तो वो कहानी जो है बदल जाती है। मुझे लगता है अवसर और इस अवसर के समुद्र को बढ़ा देंगे तो शायद कहीं ना कहीं आरक्षण हो सकता है, लेकिन लोगों के लिए आसान हो जाएगा, लोगों के लिए आसान अक्रॉस द विवेक, ये अवसर और आरक्षण से पहले आपको किस बात से हैरानी हुई? जनार्दन द्विवेदी के बयान से। उनके सरनेम पे मत जाइएगा। उन्होंने कहा था कि हालांकि मेरा सरनेम है लेकिन फिर भी मैं साहस करता हूं, क्योंकि वह 60 के दशक में जाति तोड़ो आंदोलन में रहे, ये उसमें कहा है उन्होंने। या कांग्रेस कार्य समिति के उस पुराने प्रस्ताव से जिसकी याद आज आई है? मुझे तो बड़ी द्विवेदी जी की अनभिज्ञता पर हाँ, वो आरक्षण जानते ही बड़े नहीं, समझदार नेता हैं वो, इतना सारा बोलते हैं, बिल्कुल नहीं जानते। उनको ये स्पष्ट करना चाहिए था जब 10 वर्ष की बात उन्होंने कही। कौन सा आरक्षण था जो 10 वर्ष के लिए था? वो तो राजनीतिक आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण। भारतीय संविधान की धारा 330 और 332 के तहत जो आरक्षण दिया गया था वो केवल 10 वर्ष के लिए था। तो क्या वो केवल राजनीतिक आरक्षण की बात कर रहे हैं? एक तो ये स्पष्टता नहीं है। दूसरी, उनको वास्तविकता में भारतीय संविधान की भी स्पष्टता नहीं है। और बहुत अदब से मैं ये कहना चाहूंगा कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। अच्छा, हाँ। आरक्षण प्रतिनिधित्व, रिजर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन का सवाल है। और हमारे बामसेब के साथी बोरकर और कान्हेकर और जो परमार लोग हैं वो आज भी लगातार इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह प्रतिनिधित्व का सवाल है। ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। प्रतिनिधित्व क्या है? बाबा साहब अंबेडकर, आरक्षण कहीं अंजाम पे तो पहुंचता ही होगा ना? नहीं, आप देखिए कि कहीं नहीं पहुंचता है, चलता रहता है। नहीं, यही मैं दिखाना चाह रहा हूं। भारत की आजादी के 63 वर्ष 66 वर्ष जो हो गए और 63 वर्ष का हमारा संविधान लागू हुए हो गया। आप सत्ता की 7 संस्थाएं देख लीजिए। मैं पॉलिटी, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, नहीं मैं 7 आप देख लीजिए ना। मैं ऑब्जर्व रियलिटी बता रहा हूं। कम से कम आपके दर्शकों को जो लोग आर्थिक उन्माद के तहत चाहते हैं रिजर्वेशन मिले, वो सत्यता जान ले भारत की कि राजनीति यानी कि पॉलिटी, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, इंडस्ट्री, अभी कुछ दिन पहले तो 150 सचिव में से एक भी नहीं था। सिविल सोसाइटी और मीडिया इंडस्ट्री, इन 7 सत्ता की संस्थाओं में 63 वर्ष बाद भी क्या दलितों का प्रतिनिधित्व उनके जनसंख्या के अनुपात में तनिक भी हो पाया तो है कि द्विवेदी जी और नलिन को कौन लोग मिल रहे थे जो ऐसे लोग थे जिनको नहीं मिलना चाहिए था? जी, आपके सामने आंकड़े हैं। आप मंगा के देख लीजिए कि क्यों नहीं प्रतिनिधित्व हुआ, जबकि भारतीय संविधान के तहत ये धारा है, बार बार उठता है। ठीक है, मैं आपसे कुछ नया कहलवाना चाहता हूं। ये सवाल है, ये लोगों के मन में भी है कि भाई ये नहीं ठीक से कभी भी लागू हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ अगर प्रतिनिधित्व तो नहीं है तो राष्ट्र निर्माण कैसे होगा? बाबा साहब अंबेडकर ने, लेकिन वो जो ये कह रहे हैं कि एक नया वर्ण पैदा हो गया है जो उसको मिल रहा है और एक नया किस्म का ये जातिवाद है। देखिए, जब हम लोग बस के लिए इंतजार करते हैं इधर की तरफ, तो अक्सर उधर की तरफ बस ज्यादा नजर आती है। जब हम लोग इधर की तरफ याद करते हैं तो ये जो ऑब्जर्व्ड रियलिटी है और साइंटिफिक रियलिटी, वैज्ञानिक जो आधार होना चाहिए है, और जो आप भाई इतनी बड़ी कांग्रेस की इतनी बड़ी रिसर्च इकाई है, क्या वो आंकड़े प्रस्तुत कर सकते हैं कि जो सिविल सर्विसेज में पास होने वाले 99% लोग पहली बार, इनसे एक और सवाल कर लो, पहली बार 99% लोग पहली बार आईएएस में सेलेक्ट होकर के आते हैं। अवसर और आरक्षण की बात देखिए, यहां नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं, मोटा मोटी वो भी कह रहे हैं, नलिन भी एक तरह से उसको पिच इन कर रहे हैं, लेकिन अवसर बढ़ जाने से क्या आरक्षण की प्रासंगिकता समाप्त हो जाती है? नहीं, क्योंकि बात ये नहीं है कि आप अगर अवसर बराबर कर देंगे, एक हायरार्किकल ऊर्ध्वाधर समाज के अंदर जो लोग पहले हैं, अगर आप बराबरी कर देंगे तो वो लोग और आगे निकल जाएंगे। और इसलिए आपको इक्वलिटी ऑफ कंडीशन लानी पड़ेगी कि जो लोग पीछे हैं उनके लिए ऐसे कंडीशन बनाया जाए जिससे कि वो समानांतर रेखा में आकर के दौड़ सके, और यही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है। ठीक है, मेरा एक वाक्य इसमें है कि
मैं ये नहीं कह रहा कि जो तथ्य कह रहे हैं डॉक्टर साहब, नहीं, उसको नकार नहीं सकता हूं, तो मैंने कहा कि वो कुछ नया बात कहें ताकि वो हायरार्की वाली बात उस पर आए। इन्होंने जो बात कहा उसी बात को मैं आगे खींचते हुए जा रहा हूं। अगर हम लोग प्रतिनिधित्व की बात करें, रिप्रेजेंटेशन की, तो उस हिसाब से अगर आप पुरुष और महिला के बीच भी देखेंगे तो इट्स अनफेयर टू दी महिला। जब हम देखते हैं अगर हमारे देश में आज भी अगर एक महिला जो है सेक्रेटरी बनती है तो कहते हैं बहुत बड़ी बात है। अगर आप संसद की बात करें, विधानसभाओं की बात करें, तो फिर जाकर 50% रिजर्वेशन जब हुआ, बिल्कुल अपने पंचायत रवि साहब आ रहा हूं, हाँ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर लगा महिला की जात भी तो देख लीजिए, अगर वो उसी कास्ट से आ रही है महिला, तो अगर वो महिला उसी जात से आ रही है तो उसका प्रतिनिधित्व हो गया वहां पर। हम तो उन वर्गों का, उन जातियों का प्रतिनिधित्व मांग रहे हैं। महिलाओं का सवाल तो हजारों वर्षों, महिलाओं का सवाल तो जात से ऊपर उठकर ही महिलाओं का सवाल बनता है। बिल्कुल, अगर जात में जाकर नहीं बनता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको उसमें नहीं, अभी हमारे नजरिया से देख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब था कि हर विषय, कहीं से भी आप इस विषय को देखेंगे, तथ्य कोई ना कोई ऐसे उठेंगे। मैं बात जो शुरू से कहने का प्रयास कर रहा हूं कि इसको यू हैव टू सी इट एज द होल। आप इसे जितना विभाजित करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं विभाजित तो करके नहीं दिख रहा है, जो नहीं, मैं नहीं कह रहा विभाजित कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने महिलाओं की बात भी जोड़ी इसमें कि आप महिलाओं की बात देखें तो मतलब ऑलमोस्ट 70 साल जा रहे हैं। ये देखिए, एक बात है, जो अवसर बढ़ा देने से, नौकरियों के तमाम अवसर खोल देने से आरक्षण की प्रासंगिकता समाप्त हो जाती है। पूर्ण रूप से तो ये मुझे कभी ये भी नहीं हो बात सकता, वो स्पष्ट नहीं लगती है। मैंने आपसे पहले भी कहा, या तो आप कहें कि हम आरक्षण के खिलाफ हैं, दाएं बाएं से मत कहें। मैं दाएं बाएं से नहीं कह रहा, है ना, कोई भी कह रहा हो, मुझे उस व्यक्ति से कोई लेना देना, लेकिन ये विचार है, आप नहीं कहते, कोई और भी कह रहा होता है। नहीं, मैं इस बात को कह रहा हूं, दोनों बातें मैंने देखिए रवीश जी, दोनों बातें अपनी जगह है। मैंने क्या कहा कि जब आपके जब कहीं ना कहीं पर आपके अवसरों की कमी है तो ये विषय बढ़ जाता है कि क्यों नहीं रह। जैसे आप देखते हैं आज समाज में अलग अलग वर्ग कहते हैं कि भाई हमें भी इंक्लूड करिए। सर ठीक है ना, पर लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि दिस इज एन ऑल्टरनेटिव, कि एक दूसरे का विकल्प है। कौशल साहब, अभी आप संतुष्ट किससे हैं? गरीबी के आधार पर आरक्षण से संतुष्ट हैं, या जाति के आधार पर आरक्षण से संतुष्ट हैं, या आरक्षण एक सिस्टम के रूप में उससे आप असंतुष्ट हैं? पहली चीज तो यहाँ तो कोई उसका विरोध नहीं कर रहा है। नहीं, विरोध है ना, आरक्षण का विरोध आज की सिनेरियो में मैं भी नहीं कर रहा हूँ। नहीं कर रहे हैं, पहली चीज, ठीक। लेकिन आरक्षण उसको ही मिलना चाहिए जिसको उसकी जरूरत है, ठीक। ये बड़ा पहले मुझे भी पूरी बात करने दीजिए। अब बात आती है कि जो द्विवेदी जी ने स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट उनका इंडिविजुअल है, कांग्रेस का है, पॉलिटिक्स क्या है उसमें मुझे नहीं जाना। एक आदमी ने कहा है जो कांग्रेस का महासचिव है, ठीक है, मैं उसका स्वागत करता हूं। तो आप स्वागत करते हैं? बिल्कुल स्वागत करता हूं। क्यों? क्योंकि हर बार इलेक्शन जब भी होता है, हर पार्टी एक नए ग्रुप को आरक्षण देती है। इनकी पार्टी वैसे दे चुकी है सर, वो मैं उसमें नहीं, मैं जो जिनका ये बयान है उनकी पार्टी दे चुकी है। सर मेरे को पूरी बात करने दीजिए। और देने वाले भी है दूसरे ग्रुप। हर इलेक्शन के पहले एक पार्टी आती है, किसी एक जाति को आरक्षण देती है और फिर वो सत्ता में जाती है, ठीक। ऐसे क्या हो रहा है कि हमारी ये बता रहे हैं कि जातिवाद समाज में चुनाव के वक्त उपजता है? नहीं जी, जातिवाद हमारा जो हमारी सोशल रियलिटी जातिवाद थी, ये जाति, सुनिए मेरी बात, हम कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आज 60 साल हो गए हैं। 60 साल के पहले हमारे देश में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। जाति हमारी हजारों साल की रियलिटी है। उसको जब हमने डेमोक्रेसी के थ्रू हमने एक्सेप्ट किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें यह था कि हम जाति, धर्म और किसी भी इंडिविजुअलिस्टिक ग्रुप क्राइटेरिया पे हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। तो 60 साल के बाद जब से डेमोक्रेसी आई है, तब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट ये है कि हम आपको लगता है कि इस आधार पे कभी लोकतंत्र संविधान की व्याख्या नहीं हुई इस देश में? सर मेरे को पूरा तो करने दीजिए। पूरा कीजिए ना। मैं ये कह रहा हूं कि जब देश आजाद नहीं था उस समय हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थे, हम स्टेट नहीं थे, तो हम छोटी छोटे राज्यों में और स्टेट्स में बटे हुए थे, ठीक है। जब देश आजाद हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, जब सुविधा होती है तो 5000 साल पुराना देश बता देते हैं, जब सुविधा होती है तो कहते हैं कि 47 से पहले मैं 5000 साल पहले थोड़ी ना पैदा हुआ था। मैं तो आज की बात करता हूं जो मैंने देखा हुआ। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो इनिशिएशन है कि क्राइटेरिया, जो रिजर्वेशन की बात की जा रही, इंडिविजुअलिस्टिक क्राइटेरिया, जब भी आप ग्रुप को क्राइटेरिया बनाएंगे तो पॉलिटिक्स होगी। अगर क्राइटेरिया आपका इंडिविजुअल बेस होगा, अगर ये डिजर्व करते हैं तो इनको मिलना चाहिए, मैं डिजर्व करता हूं मुझे मिलना चाहिए,
साहब डिजर्व करते हैं, मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी ग्रुप को क्राइटेरिया बना देंगे तो हमेशा उस पर पॉलिटिक्स होगी और कुछ लोग जो नीडी होंगे वो नीचे रहेंगे, जो लोग अपलिफ्ट होंगे। आप लोग इस पर लंबा आंदोलन करते रहते हैं। जी हाँ, आप ये कह रहे हैं इंडिविजुअल को तो नहीं दिया जा सकता ना। बिल्कुल। आप क्या वो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं? बिल्कुल इकोनॉमिक क्राइटेरिया। आपको ये पता तो होगा कि संविधान में इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं है। बिल्कुल सही, उसमें ये लिखा हुआ सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, सोशली एजुकेशनली संविधान में बदलाव की बात करते हैं। नहीं, बदलाव की नहीं बात कर रहे हैं। जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में कहा था कि हम कुछ समय के लिए जाति एक रियलिटी है, उसको हम बना। पॉलिटिकल रिजर्वेशन वाले इस पे हम घूमते ही रह जाएंगे। इससे पहले कि मैं रवि साहब के पास जाऊं, क्या सचमुच ये जो बात हर बहस में चली आती है कि जिसको मिलना चाहिए। सिर्फ एक मिनट और यहाँ पे 1 मिनट टीवी में नहीं मिलता। एक मिनट भी नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ पुनिया जी हैं, ठीक है, आप मुझे लगता है सोसाइटी में काफी अफलिफ्टेड हैं। क्या आपको एक भी ऐसा रीजन लगता है कि इनके बच्चों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए? ये वाला बात बार बार आता है। नहीं, बट नेचुरल है, हम चाहते हैं कि एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। हम चाहते हैं, मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा, उनसे सुन लीजिए, सुना दीजिए आप। जी सर। देखिए, बहुत अच्छी बातें कही आ रही है। एक सिंगल व्यक्ति को पॉइंट करके और फिलोसफी की बात करना चाहते हैं। हम उसके आरक्षण की बात कर रहे हैं। उड़ीसा में जाइए, वहां कहते हैं कि दलित कैन प्रे फ्रॉम हियर, कि इससे आगे मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। उसमें ये नहीं लिखा कि कोई धनवान व्यक्ति है, कोई गरीब व्यक्ति है, वही बाहर से देखेगा और धनवान व्यक्ति अंदर से दलित चला जाएगा। ठीक है, हम उसकी बात करते हैं। तमिलनाडु, मेरी बात सुन लीजिए। तमिलनाडु में कहा जाता है कि वहां से अलग से गिलास रखा जाता है होटलों में, जो दलितों के लिए। वहां ये नहीं होता कि गरीब के लिए एक गिलास रखा जाएगा और अमीर को दूसरे बर्तन दिए जाएंगे। और इसी तरह कर्नाटक में सर, आप कमीशन के चेयरमैन हैं। सर, आप ये पूरा समाज, सर आप कमीशन के चेयरमैन हैं, ठीक है, अरे आपको ये चीज एड्रेस करनी चाहिए। आप क्या बात कर रहे हैं? मैं कौन आरक्षण की बात कर रहा हूँ? सर, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? रिजर्वेशन से ठीक नहीं होगा। ये मेरे विवेक को छोड़िए। अगर नाराज होगा करूंगा, आप अपनी बात कर लीजिए। अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं, उस पर विचार करिए, जरूर करिए, उसको भी दे दीजिए। लेकिन जो जाति के आधार पर आरक्षण है, उसका सॉलिड एक बेसिस है। वो जात के आधार पर उनके साथ भेदभाव होता है। ठीक है, जात के आधार पर उनको अलग रखा गया है। उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए व्यवस्था की गई, और ये समय नहीं आया है कि जब इसका आरक्षण को परिवर्तन किया जाए, इसको सुधार। ठीक है, मैं वहां पे लाना चाहता हूँ। ये जो जिनको मिलना चाहिए और नहीं मिलता, ये हर बहस का पता नहीं कितनी बार। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आरक्षण का जो आविर्भाव हुआ, शुरुआत हुई 20वीं 21वीं शताब्दी के आसपास। अगर आप देखेंगे आज दलितों की जो पृथकता है, एक्सक्लूजन है या डिप्राइवेशन है, वो कितने हजार वर्षों पुरानी है। ये चाहते हैं कि 60 वर्षों में जो डिप्राइव रहा है हजारों वर्षों का, जो उसके पास सांस्कृतिक पूंजी का क्षय हुआ और उसकी जो कैपेसिटी बार बार उसको नेस्तनाबूद किया, वो 60 वर्षों में पूरी हो जाएगी। और ये भाई साहब हजारों वर्षों से ये कह रहे हैं कि हर व्यवस्था में अच्छी चीज में भी एक आंतरिक कॉन्ट्राडिक्शन होता है ना। तो क्या ये एक माइनर कॉन्ट्राडिक्शन होगा या मेजर कॉन्ट्राडिक्शन? अगर इसको हटा दिया जाए तब क्या ये आरक्षण स्वीकार कर लेंगे? मैं यही तो कह रहा हूं। मैं अपने रिसर्च से बोल रहा हूं रवीश जी, कि मैंने 60 आईएएस, आईपीएस और पीसीएस बच्चों की, पिताओं की एक लिस्ट बनाई और रिसर्च किया कि कितने लोगों के बच्चे आईएएस बने। ठीक है, उसमें मैंने केवल 2 लोगों को पाया जिनके बच्चे आईएएस बने। मैंने 60 प्रोफेसर्स की लिस्ट बनाई और फिर देखा कि उनके पिता क्या कभी पढ़ने गए थे या कभी कॉलेज गए थे या मतलब उनके पिता प्रोफेसर थे। मैंने किसी को भी नहीं पाया कि उनके प्रोफेसर। तो ये बात कपोल कल्पित कथाओं की तरह कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग चले जा रहे हैं। ना पक्ष में ना विपक्ष में कहीं तथ्य नहीं है, धारणाएं ज्यादा हैं। तो इसलिए मेरा अब मैं रवि साहब के पास, देखिए सांस्कृतिक पूंजी को, रवीश एक सेंटेंस, सांस्कृतिक पूंजी की भरपाई, हजारों वर्षों की जो सांस्कृतिक पूंजी जो हटाई गई थी, वो 60 वर्षों में नहीं हो सकती। मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, क्योंकि ये इतना जटिल विषय है ना कि सारा तर्क इसमें नहीं ठेल सकते हैं आप, है ना। तो कुछ बचा के रखी बाद में। रवि कुमार नर्रा साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कुल मिला के अगर सब देखिए तो कौशल मिश्रा को छोड़ के कोई स्पष्ट रूप से विरोध नहीं कर रहा। अपनी राजनीतिक मजबूरियां होंगी,
लेकिन एक प्रस्ताव जरूर रख रहा है विवेक जी को छोड़ के कि एक दूसरा तरीका आरक्षण को देने का सोचा जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जाति की जगह आर्थिक आधार आरक्षण का एक नया विकल्प हो सकता है? दोनों में अंतर है कि हम सवर्णों गरीब को 10% देंगे या 5% देंगे, पूरा जाति आधार पर आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए और एक नया सिस्टम लाया जाए रिजर्वेशन का। ये नया सिस्टम का जो स्टार्ट करे डिस्कशन, ये बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है ये रिजर्वेशन सिस्टम को हटाने का। ये रिजर्वेशन सिस्टम जो है बेस्ड ऑन दी सोशल डिस्क्रिमिनेशन है। तो पिछले अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट्स के वक्त जो डिस्कशन हुए थे उस समय वो क्लियरली कट से ये साबित किया है कि ये रिजर्वेशन इज रिप्रेजेंटेशन फॉर द सोशली डिस्क्रिमिनेटेड पीपल फॉर मेनी इयर्स बोल के। तो अगर इसको हटा के ये आर्थिक बेसिस में करना, ये सब जो है एक कॉन्स्पिरेसी हम फील होते हैं। आप क्यों कहते हैं कि हमें कंसेशन नहीं चाहिए, कनेक्शन चाहिए? नहीं, हम ये हम जो बात कर रहे हैं ये बिजनेस के बात कर रहे हैं। ये बिजनेस को और ये अपन जो रिजर्वेशन को बात कर रहे हैं वो अलग चीज है। तो इसमें अगर उसको लाने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो रिजर्वेशन क्या बिजनेस में रहते हैं, बिजनेस में रिजर्वेशन, बिजनेस में हम कनेक्शन चाहते हैं, वो कनेक्शन चाहिए भी। पर जब आप हैदराबाद में ये जाति आधार, जाति को तोड़ने का, जाति मुक्त दिए इस दौड़ का भी आयोजन करते हैं आप, तो क्या कहीं ना कहीं आप भी द्विवेदी जी की तरह सोचते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम तो ये क्या जाति अगर समाप्त हो जाए तो आरक्षण रहेगा क्या? वो जाति अगर समाप्त होने के बाद में जो सर्कमस्टेंसेस देखना चाहते हैं, क्योंकि आज का दिन जो भी अपन देख रहे हैं हर एक पेपर में, न्यूज़पेपर में जाति का विवक्ष कैसे कितने रूपों में रहता है, कितने एट्रोसिटीज हो रहे हैं, ये सब देखते हुए हम रन फॉर कास्ट इंडिया इसलिए लगाते कि डॉक्टर अंबेडकर के जो एम्बिशन है ये कैस्टलेस सोसाइटी का ये भारत देश में होना चाहिए, तो वो अवेयरनेस लोगों में लाने के लिए हम वो रन फॉर कास्ट इंडिया लगाते हैं। ठीक है।